वेल गाइस, तो एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जिम को एक स्ट्रेंज फोन कॉल आया था जो और किसी का नहीं बल्कि उसके बेटे का था, थॉमस, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जैसे ही ये एपिसोड शुरू होता है तो हम देख पाते हैं कि वहीं से ये पिकअप करता है जहां हम देख पाते हैं कि जिम अपने बेटे थॉमस से बात कर रहा है जो उसे तबेता को अकेले छोड़ने के लिए अक्यूज कर रहा है। साथ ही वो बच्चों का ठीक तरीके से ध्यान भी नहीं रख रहा, लेकिन हम देख पाते हैं कि जिम उससे बार बार कहता है कि वो उसका बेटा नहीं और साथ ही वो उसे डैडी ना कहे। यानी कि हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये मॉन्स्टर ज्यादा ही चालाक हो चुके हैं जो शायद लोगों की बात सुन रहे हैं और उन लोगों को उनके ही ट्रॉमा से और ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, जिससे हम नोटिस कर पाते हैं कि जिम काफी वल्नरेबल हो गया है। साथ ही जैसे ही वो फोन पर शख्स उसे ये कहता है कि उसे ऐसे अकेले रात में जूलिया और ईथन को नहीं छोड़ना चाहिए, जिस वजह से घबराकर वो फोन को ऐसे ही छोड़ सीधा बान की तरफ जाता है और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द घर के अंदर चलने के लिए कहता है। और जब बॉयड उसे नोटिस करता है तो वो उसे ठीक तरीके से जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर निकलता है तो बॉयड से माफी मांगता है और कहता है कि यहाँ काफी सारी चीजें अजीब हो रही है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जब फैमिली डिनर कर रही होती है तो ईथन अपनी मॉम की डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मॉम अब नहीं रही तो उनका फिनरल कौन करेगा, साथ ही उन्हें बरी भी जो उन लोगों को करना चाहिए, वरना उनकी बॉडी ऐसे ही रह जाएगी। जिससे जिम चिढ़ जाता है और अपने बेटे को चिल्ला देता है, जो चीज उसे अपसेट करती है और वो वहाँ से उठकर चले जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जूलिया पीछे पीछे उसे शांत करने के लिए जाती है और जैसे ही वो दोनों बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो वो फोन फिर से रिंग करना शुरू करता है। जैसे चढ़कर जिम उस फोन को उठाता तो है लेकिन वापस जोर से उसे रख देता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बार बार उसे मॉक कर रहे हैं कि वो एक अच्छा फादर नहीं, जो चीज जिम की अब हेड में घूम रही है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि ईथन अपना पूरा कॉन्फिडेंट खो चुका है, जो हम तब देख पाते हैं जब बॉयड भक्ता से डाइनर रूम में बात कर रहा होता है कि यहाँ से वो लोग जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन ईथन के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो उन लोगों को ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। जिसके बाद बात करें बॉयड की तो हम देख पाते हैं कि उसने टिया चेन की फिनरल के बाद ही एक प्लान बनाया है, वो भी अपने बेटे एलिस को। उसने ये कहा कि उन लोगों को उन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर को पकड़ना है ताकि वो लोग उसे पकड़कर उसे सारी चीजें कहलवाए, क्योंकि काफी टाइम से वो लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए आए हैं, लेकिन अभी मॉन्स्टर अपना पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, जिस कारण बॉयड काफी वरिड हो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत है, जिस वजह से वो उनमें से एक को पकड़कर उनके प्लान्स के बारे में या फिर उनके बारे में जानना चाहता है। और उस बारे में एलिस अपने फादर का साथ देने को तो तैयार है, लेकिन जैसे ही डोना वहाँ पहुँचती है तो डोना को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो बॉयड को ये सारी चीजें करने से रोक रही है, यही कहते हुए कि इस चक्कर में ऐसा ना हो कि बॉयड खुद के साथ साथ सभी लोगों की जान को खतरे में डाल दे, जिसके लिए वो एलिस को उसका साथ देने से मना करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि बॉयड अभी भी पीछे नहीं हटा है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी किसी न किसी तरीके का प्लान चल रहा है, जो सेम चीज वो फादर खतरी से बात करते हुए हमें समझ आती है, जिसे बॉयड अक्सर हेलुसिनेट करता है और उसे बताता है कि किस तरीके से उन लोगों ने लोगों को खोया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, जिस वजह से वो उन लोगों के लिए एक मेमोरी बोर्ड बना रहा है। लेकिन साथ ही बॉयड का ये मानना है कि फादर खतरी और टिया चेन की मौत के लिए वो कुछ न कुछ कर सकता था, वो भी उन्हें बचाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया, जिस वजह से वो खुद को ब्लेम कर रहा है। पर फिर भी वो इन चीजों से अब पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि जैसे कि सभी लोगों के पास घर के अंदर टेलिस्मैन लगे हुए हैं जिसकी मदद से सारे मॉन्स्टर्स घर में नहीं आते। पर अब बॉयड का ये प्लान है कि वो उन सभी मॉन्स्टर्स को एक बिल्डिंग में लाएगा ताकि उन्हें वहाँ कैद कर वो दरवाजे के बाहर टेलिस्मैन लगा देगा ताकि वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल ही ना पाए, जो डेफिनेटली एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है कि बॉयड की ये थ्योरी वर्क करेगी, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ही है कि वो सभी मॉन्स्टर टेलिस्मैन के करीब नहीं आते, तो शायद ऐसा हो सकता है। पर ये चीजें करना कोई आम बात नहीं, क्योंकि इसमें काफी खतरा इन्वॉल्व है, जो फादर का गोश्त भी उसे बताता है कि शायद ऐसा हो कि वो उन लोगों को कैद करने की कोशिश कर रहा है और उसी दौरान उन मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। पर हम देख पाते हैं कि बॉयड अब पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि वो रैंडेल के पास उससे बात करने के लिए पहुंचा है ताकि वो उसे अपनी जगह को स्विच कर सके, यानी कि रात में रैंडल शेरिफ ऑफिस में अपनी रात गुजारेगा तो वही
ही बॉयड बस में अपनी रात काटने वाला है ताकि वो उन मॉन्स्टर के बिहेवियर को चेक कर पाए। साथ ही हम देख पाते हैं कि फातिमा जो एलिस के बच्चे से प्रेग्नेंट है वो काफी कंफ्यूज रह रही है, क्योंकि पहले तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और यहाँ पहुँचते ही वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे अच्छे खाने नहीं बल्कि सड़े हुए खाने काफी पसंद आ रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि फातिमा जब कॉलोनी हाउस के बाहर फेंके हुए वेजिटेबल्स को खाने के लिए पहुंचती है तो वहाँ उसे एक लेडी जिसका नाम टिली है वो उसे नोटिस करती है, जिससे घबराकर फातिमा अपने रूम में छुप जाती है। लेकिन टिली उसके पास पहुंच उसे कंफर्ट करती है और उसे बताती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ऐसी अजीब अजीब चीजें होती है तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो जानती है कि प्रेगनेंसी के समय ऐसा होता है जो चीजें उसने खुद भी नोटिस की है। लेकिन फातिमा उसे बताती है कि कैसे वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और अगर इस बारे में किसी को पता चला या फिर वो खुद इस बात से काफी घबरा रही है कि शायद उसका बच्चा नॉर्मल ना हो, जिसके आंसर्स जानने के लिए टिली उसे टैरोट कार्ड दिखाती है जिसमें वो काफी स्किल्ड है। जिससे पहले तो फातिमा डर जाती है और उसे कहती है कि उसे उस पर बिलीव नहीं, लेकिन टिली उसे ये कहती है कि उसने भी स्टार्ट में ऐसा ही सोचा था, पर इस टैरोट कार्ड ने उसे उसके कैंसर के बारे में बताया, साथ ही इस जगह के बारे में भी। तो ऐसा हो सकता है कि वो फातिमा के बच्चे के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दे पाए, जिस वजह से फातिमा अग्री कर जाती है। और जैसे ही वो लोग टैरोट रीडिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक क्रो विंडो पर बैंग करता है और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और दीवार से टकरा कर सुसाइड कर लेता है, जो चीज डेफिनेटली यही इंडिकेट कर रही है कि फातिमा का बच्चा एक बैड ओमेन है और इस कारण वो लोग फातिमा के कार्ड को भी नहीं पढ़ पाते। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि टाउन के कुछ लोग क्रॉप्स को जमा करने के लिए फॉरेस्ट गए हुए हैं ताकि वो लोग कुछ और खानों को हार्वेस्ट कर वहाँ से ले आए, जिससे टाउन में रह रहे लोगों को फूड की शॉर्टेज ना हो। जिस वजह से कैनी ने एक टीम असेंबल की है जिसमें जेड, क्रिस्टी भी है और साथ ही कुछ और लोग भी। और जैसे ही वो लोग वहाँ के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि जेड को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। साथ ही लोगों से आर्ग्यू कर वो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है जहाँ उसे ट्री पर एक मैन स्टक नजर आता है जो उसका गला पकड़ लेता है। पर जैसे ही एक शख्स उसे रोकने के लिए और उसे समझाने के लिए पहुंचता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ कोई शख्स मौजूद ही नहीं, जिस वजह से वो काफी कंफ्यूज और डर चुका है और यहाँ से जल्द टाउन वापस जाना चाहता है। और अब जबकि ज्यादा डे लाइट नहीं बची है तो क्रिस्टी और साथ ही कैनी को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए वरना मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर सकते हैं। पर फिर भी जेड उन लोगों की बात नहीं सुनता और सीधा टाउन की तरफ जाने का शुरू करता है, जो कि गलत साइड है और क्रिस्टी उसे रोकने के लिए पहुंचती है, जिस वजह से उसका पैर एक ट्रैप में अटक जाता है, जिसे निकालने के लिए जेड एक मेटल बार ले आता है। लेकिन उसे जैसे ही ट्रैप से निकाला जाता है तो उसके टूटे हुए पैर को क्रिस्टी उन लोगों को ठीक करने के लिए कहती है, जो वो लोग करने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन उसी दौरान जेड को वो शख्स फिर नजर आता है जो उसके सामने किसी ब्लैक लिक्विड को पी रहा होता है, जिसके बाद क्या वो लोग क्रिस्टी को वहाँ से लेकर सीधा शेल्टर लेने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है और हमें पता नहीं कि आने वाले एपिसोड में इन ग्रुप्स के साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद बड़ी रियल वर्ल्ड की तरह तो हम देख पाते हैं कि तबेता विक्टर के फादर यानी कि हेनरी से काफी बातचीत कर रही है, लेकिन उसे एक ग्लास बॉटल्स की आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए वो जैसे ही बाहर पहुंचती है तो हेनरी उसे बताता है कि उसकी वाइफ मिरेंडा ने उन सभी बॉटल्स को बनाया था, लेकिन ये सिर्फ उसकी छोटी सी आर्ट है जिस आर्ट को उसने ऑल ओवर टाउन में फैलाया हुआ है। और जो वो ट्री उनके घर के बाहर इंस्टॉल हुआ नोटिस कर रही है वो ओरिजिनल नहीं बल्कि डुप्लीकेट है, जिसका ओरिजिनल वर्जन उसने पार्क में बनाया है। जिस वजह से तबिता उस ट्री को देखने जाने की जिद करती है, क्योंकि जिस जगह से वो आई है लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए उसने ग्लास बोतल हैंगिंग वाले ट्री को ही इस्तेमाल किया था। और बात उसे श्योर तब होती है जब हेनरी उसे ये बताता है कि जो ओरिजिनल बोतल ट्री है उसके अंदर एक होल भी है, जिस वजह से तबिता उसे जल्द से वहाँ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे समहाउ ऐसा लग रहा है कि शायद वो ट्री उसे वापस फ्रॉम विले पहुँचा सकता है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही हेनरी की कार लेकर सीधा उस पार्क के लिए निकलते हैं, लेकिन जाते जाते तबिता अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, क्योंकि उसे हेनरी के कार के अंदर एक चीज मिलती है जिसे देखकर वो काफी मायूस है और काफी कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि वो चीज और कुछ नहीं बल्कि जिम का ब्रेसलेट है जो उसने काफी सालों पहले खो दिया था और उन
लोगों को वो मिस्टीरियसली फ्रॉम विले के डाइनर में मिला और अब हेनरी के पास, जिसके जवाब में हेनरी उसे बताता है कि ये उसे उसकी वाइफ मिरेंडा ने बना कर दिया था, जिस कारण अब तबिता को ऐसा लगने लगता है कि हेनरी उसके साथ किसी तरीके का मजाक कर रहा है या फिर वो भी उसके साथ कोई गेम खेल रहा है ताकि उसे इन सभी की रियल आंसर्स ना मिल पाए, जिस वजह से वो कार के बाहर जाने की कोशिश करती है और हेनरी उसे रोककर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच उनकी कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और तबिता की आंख एम्बुलेंस में खुलती है, जिसे वो लोग हॉस्पिटल ले ही जा रहे होते हैं। तो उतने में तबिता कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना। साथ ही वो हेनरी के बारे में भी पूछती है, जो हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस रोकने के लिए कहती है तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली गाड़ी रोक देता है और एम्बुलेंस में बैठे लोगों को ये बताता है कि उनके सामने एक ट्री गिरा हुआ है, जो देखकर तबिता काफी घबरा चुकी है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो वापस फ्रॉम विले पहुंच गई है। यानी कि आने वाले एपिसोड में हम ऐसा कह सकते हैं कि तबिता अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के पास पहुंची है, तो वही हेनरी काफी सालों बाद अपने बेटे विक्टर से मिलेगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि विक्टर एक सूटकेस को सैरा के घर ले आया है, जिसे वो वह ओपन करने वाला है और सैरा को किसी तरह की स्टोरी भी सुनाने वाला है।